जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे और अभी तक हम लोगों ने 27 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में आप टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे 40 और सारे इंपॉर्टेंट सवाल इस पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और सभी का आंसर आप यहाँ पर विस्तार में जानने वाले हैं। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है डेली शाम के 7 बजे आता है। तो अगर यदि आप डेली ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन का पहला सवाल जो आपका है वो आपका हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। 3 कठिया प्रणाली आप लोग नाम सुने होंगे। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए 3 कठिया का सबसे पहले तो आपको मतलब समझ लेना चाहिए कि 3 कठिया आखिर था क्या। तो आपको पता है कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ों के चंगुल से छूटा है। लेकिन जब अंग्रेज का जब भारत पर कब्जा था ना, तब वो लोग अपने मन से भारत के लोगों से कुछ भी करवाना चाहते थे। आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे नील का खेती के बारे में। तो नील का खेती में क्या होता था कि अगर यदि किसी किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो 20 कट्ठा ज़मीन में उसको जो है 3 कट्ठा के ऊपर खेती करना पड़ता था। किस चीज़ का? नील का खेती करना पड़ता था। समझे? नील का खेती करना पड़ता था, ये उनका मजबूरी था। और इसी के विरोध में जो है बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आप सुने होंगे, कौन सा, जो बिहार में चंपारण में जो आंदोलन हुआ था, है ना। तो चंपारण आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। और यह सत्याग्रह जो है 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में ही हुआ था। 3 कठिया प्रणाली में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में प्रत्येक किसान को जो है अपना खेती करना होता था, है ना, नील की खेती करना होता था। और अंग्रेजों ने इसको क्या किया था? अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इसका आंसर की ओर हम लोग आएंगे। चंपारण यहाँ पर सही आंसर करेंगे, ऑप्शन सी। और नील का खेती, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? चंपारण से संबंधित है और नील का खेती से संबंधित है। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? आपको सिंपल आंसर कर देना है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह में जयप्रकाश नारायण जी के, गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था। और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ठीक है, जबकि इनका जो है चंपारण सत्याग्रह से यानी कि चंपारण आंदोलन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। किनका? जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, अगला सवाल देखिए 53। सवाल है कर मत दो किनका कथन था? कर मत दो मतलब टैक्स नहीं देना है। जैसे अभी हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं ना, तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स जुड़ा हुआ ना। तो अभी हम लोग तो भारत सरकार को टैक्स देते हैं अपना देश का विकास करने के लिए। उस टाइम जो सारे टैक्स क्या होता था, अंग्रेज लेते थे। ठीक है, उस टाइम अंग्रेजों के पास सारा टैक्स जाता था, कर जाता था। समझे? तो इसका कहानी अगर जब सुनेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में खेड़ा संघर्ष नाम से जाने वाला संघर्ष कर मत दो नारे से संबंधित है। खेड़ा आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, जो गुजरात में स्थित है। वहीं पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला था कि टैक्स नहीं देना है। उस समय गुजरात का खेड़ा खंड जो है सूखे के चपेट में आ गया था। वहाँ पे अकाल पड़ा था, बारिश हुआ नहीं था। उसके फलस्वरूप जो है किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया था कि भैया इस बार हमें जो है टैक्स में छूट दे दिया जाए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? आग्रह को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मुझे तो टैक्स चाहिए ही, आप कैसे दोगे आप समझो। तत्पश्चात यानी कि इसके बाद जब ये आदेश जो है पारित नहीं हुआ, अंग्रेज माने नहीं, तो सरदार पटेल और महात्मा गांधी सहित अन्य जो बड़े बड़े लोग, नेता लोग थे, उन्होंने क्या किया कि किसानों का साथ दिया। और पटेल ने कहा कि कर मत दो का नारा दिया। और अंततः जो है बहुत सारा आंदोलन होने के बाद ब्रिटिश सरकार को यह मांग मान लेनी पड़ी। और मान लेने के बाद जो है ये सारा आंदोलन खत्म हो गया था। तो खेड़ा आंदोलन आपको सही आंसर करना है ना। कर मत दो का नारा किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल चले 54। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है? 54 नंबर। आपको सिंपल आंसर कर देना है, ऑप्शन डी, देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो भारतीय सैन्य अकादमी है, भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है और इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है। ठीक है, अगले सवाल 55 नंबर। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा कौन था? मराठा जो दिल्ली पर आक्रमण किया, बाजीराव एक। ठीक है, क्या करना है? प्रथम ये पेशवा बाजीराव प्रथम था
जिसका कार्यकाल 1720 से 40 था, और उसने जो है दक्कन के बाद गुजरात और मालवा को जीत लिया था, जिससे इन प्रांतों में मराठों के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। और बुंदेलखंड की विजय बाजीराव के लिए सर्वाधिक महान विजयों में से एक था, और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। समझे? तो आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेंगे। हिस्ट्री से देखिए आपको 3-4 सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे 40 में से, है ना। 40 में से 3-4 सवाल तो आपको जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग को हिस्ट्री जो है रिवीजन करते रहना है। 10th लेवल का परीक्षा है तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं रहेगा, लेकिन कंपटीशन जिस तरह से है टफ सवाल रहने का संभावना बन जाता है इसे में। ठीक है, अगला सवाल देखिए 56, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारा जो मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार है, किनको किनको पता है? 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं, है ना। तो ये जो है कौन सी देश से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, हमारा मौलिक अधिकार को। ठीक है, आपको बता देते हैं कि हमारा जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन ये जो लिखित संविधान है तो ये स्पेशल भारत अपने मन से या फिर अपने दिमाग से एक तरह से कहिए कि नहीं लिखा है। इन्होंने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया, और वहाँ अध्ययन करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को वहाँ की कॉपी करके अपना संविधान को बनाया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, आसियान आपको अंग्रेजी में लिख देते हैं, ये एक संस्था है, ASEAN। ठीक है, आप इसको आसियान कह सकते हैं ऐसे करके। इसका पूरा नाम क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और आसियान जो है दक्षिण एशियाई तथा पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, और आसियान का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जिसका नाम है जकार्ता। ठीक है, यहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। समझे? अगला सवाल की हम लोग बढ़ेंगे, भारत 58 नंबर। ठीक है, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? भारत और यूरोप का जो व्यापार होता है वो कौन से जलमार्ग के द्वारा होता है? आपको आंसर करना है स्वेज नहर। स्वेज नहर से होता है। देखिए, नहर को हम लोग अंग्रेजी में कनाल भी कहते हैं, CANAL। कहीं आपको कनाल मिल जाए तो आप समझिए कि नहर की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए एक जो है कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। कृत्रिम मतलब जो बनाया गया है, ठीक है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है, और यह नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से 2 गुनी है, और वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय था वो था आपका 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, और यहाँ पर 1940 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, कौन बना? इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन और चर्चिल। ठीक है, चर्चिल ये था आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो 1940 में बना। इसका कार्यकाल 1945 तक रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, तो सवाल क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। आपको आंसर करना है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल देखिए 60 नंबर है कि जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 60 नंबर का आंसर करिएगा 1921 ईस्वी को। ठीक है, इसको जनसंख्या का जो है विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है, और भारत में जनांकांकीय इतिहास में 1921 को महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। समझे? अगला सवाल देखिए 61, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? 61 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। 11 अक्टूबर 1940 का समय था। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग सही करेंगे। और 62 नंबर सवाल है कि पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1951 आपको आंसर करना है। 1951 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1952 से लेकर के 57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, और इसकी अध्यक्षता केसी नियोगी ने किया था। समझे? अगला सवाल देखिए, शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी के जो पिता थे वो कौन थे? तो शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे। ठीक है, शाहजी भोसले। ऑप्शन सी यहाँ पे सही करेंगे आप लोग। 64 नंबर का सवाल देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर करेंगे।
अगला सवाल है बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? 65 का आपको आंसर करना है, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 66 नंबर है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? 66 का दांडी यात्रा 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब? 1930 में, यानी कि ऑप्शन डी सही कर दीजिए आप लोग। अगला सवाल है 67 नंबर, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? गेहूं के उत्पादन के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, गेहूं की फसल वैसे तो हर प्रकार की मिट्टी में ये की जा सकती है जहां सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, परंतु अच्छी पैदावार के लिए बलुई या फिर दोमट मिट्टी या फिर चिकनी दोमट मिट्टी जहां पर जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त रहती है। किसके लिए? गेहूं के उत्पादन के लिए। अगला सवाल देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो लिखा गया है ये लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति भारत के। अगला सवाल है 69, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता भी था, समानता भी था, बंधुत्व भी था, ये तीनों वर्ड, और ये कौन सी क्रांति का नारा था? 69 का आपको आंसर करना है, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, क्या करना है? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1789 से लेकर के 1799 तक, और इसी के दौरान ये इसी सारे वर्ड को लिए गए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 70 नंबर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर दुनिया की सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर, माने कि ऑप्शन डी आपको आंसर करना है। अगला सवाल है 71, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित है? काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित है? 71 का करिए आप लोग गुजरात, ऑप्शन सी। ठीक है, काकरापारा जो का है गुजरात में स्थित है। यहाँ पर देखिए राजस्थान का नाम देख रहे हैं तो राजस्थान में एक आपका है रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा जो आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 72 नंबर, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको आंसर करना है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारत के पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तथा इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है पारसी धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 73 का करिएगा जरथुस्ट्रट। ठीक है, जरथुस्ट्रट ये जो है पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल 74 नंबर, खानवा का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? 74 खानवा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? आंसर करिएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 16 मार्च 1527 को। आगरा से 35 किलोमीटर की दूर जगह का नाम था खानवा गांव। बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था और पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। समझे? तो बाबर और राणा सांगा खानवा का युद्ध कब? 16 मार्च 1527 को। अगला सवाल 75 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 75 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में। संविधान के अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटा सकता है। यह महाभियोग का प्रस्ताव जो है संकल्प जो है प्रत्येक सदन द्वारा उसके सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, 2/3 का मतलब समझ गए? मतलब 3 अगर यदि है तो उसमें से 2 लोग अगर यदि हाँ बोलेंगे तो ये पारित किया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 76 नंबर, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद आपको आंसर करना है। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया था। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 77 का करिएगा 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और यह न्यायाधीश जो है 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि एक बार चुन लिए तो 9 वर्ष को काम करना है, ये चुने जा सकते हैं फिर से। अगला सवाल देखिए, गाजी का उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन हुआ जिसने अपने आप को गाजी बोला? ठीक है,
तो देखिए 78 का आंसर आप लोग करेंगे गयासुद्दीन, ऑप्शन सी। गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में मंदिर परिसर है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये है कंबोडिया वाला। ठीक है। 80 नंबर का सवाल देखिए, भारत के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? सॉरी, भारत हम पढ़ दिए ना, भाषा होगा, सॉरी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हमारा जब देश 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद जो है जस्ट ये 1953 की बात है, 1953 की बात है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 1953 की बात है। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर गठित किया गया था, जो देश का पहला क्या था, विभाजन होने वाला राज्य था, प्रथम राज्य था। अगला सवाल देखिए 81 नंबर, भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, आपको इसका आंसर कर देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए 82 नंबर पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो किया गया वो संविधान का संशोधन किया गया। तो ये कितने नंबर का संविधान संशोधन था? 82 का आपको आंसर करना है, 73वां। संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद जो है संविधान माने कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जो है अंतिम रूप से पारित हुआ और दिनांक 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया। ठीक है। अगले सवाल देखिए 83 नंबर, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपको आंसर करना है उड़ीसा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? 84 का आपको आंसर करना है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल देखिए 85, संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? 85 का आपको आंसर करना है, संघीय व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश कनाडा है। क्या है? कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो ग्रीक कथाओं में जो है वीनस को सौंदर्य का देवता कहा गया है। ठीक है, अर्थात वीनस माने शुक्र ग्रह। ठीक है, इसको जो है ना सौंदर्य का देवता कहा गया है। तो आपको आंसर क्या करना है? ऑप्शन डी करना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है 87, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ? ठीक है, गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आपको करना है कुशीनगर। गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था और उस समय उसकी उम्र जो थी वो कितने थी? 80 वर्ष था। ठीक है, कितने उम्र के ये थे? 80 वर्ष के थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई इसको इन लोगों के भाषा में महापरिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की उम्र में। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका 89 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? 89 का आंसर करिएगा कुमारगुप्त एक। नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान जो है 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसका स्थापना किया था। ठीक है। और 90 नंबर का सवाल देखिए, विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी कि किसी भी राज्य में जो विधानसभा सीट है उसकी जो अधिकतम संख्या जो होती है या फिर हो सकती है वो कितनी हो सकती है, यही सवाल है 90 नंबर का। विधानसभा का अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक एवं 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। समझे? कम से कम कितने? 60 सदस्य। कितने? 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य। किसकी बात हो रही है? विधानसभा की बात हो रही है। समझे? तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन डी करेंगे। अच्छा, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा जो चुनाव होता है इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। इसमें 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए लोकसभा का भी कार्यकाल आपका जो होता है 5 वर्ष का होता है।
लेकिन अगर यदि आपको पूछ दे राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल आपको पूछ दे तो 6 वर्ष। यहाँ पर कोई भी यदि राज्यसभा में जाते हैं तो वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा जो आपका है सबसे ऊपरी सदन कहा जाता है इसको, और ये कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। भंग नहीं होना मतलब कभी भी इसमें सदस्य कम नहीं होते। जैसे लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव हो जाता है, वो पूरा सीट खाली हो जाता है, इसमें वैसा नहीं है, समझे। ये कभी भंग नहीं होने वाला सदन है। क्लियर हो गया। तो इसमें आप लोगों ने कितना सवाल देख लिया, 40 सवाल। और ये वीडियो हमारा डेली कितना बजे आता है, शाम में 7 बजे आता है। अगर यदि अब तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करिएगा, सिंपल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों करिएगा, जब भी हमारा वीडियो आपके पास आएगा तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपका फ़ोन तक पहुंच जाएगा, समझे। तो चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।